नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे थ्री वे अनोवा के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने जो पिछले लेक्चर्स डाले उसमें अनोवा, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा पे लेक्चर्स डाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि वन वे अनोवा में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका प्रभाव हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। टू वे एनोवा में क्या होता है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उनका प्रभाव हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। थ्री वे एनोवा में यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या बढ़ जाती है और ये 3 हो जाती है। जब हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखते हैं तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो थ्री वे एनोवा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम कहते हैं कि ए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनका प्रभाव हम मान लीजिए डीवी पर देखना चाहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहते हैं। ये 3 कौन से हैं? आईवीज हैं। ये 3 आईवीज हैं और इनका प्रभाव हम एक डीवी पे देखना चाहते हैं। तो हम इसके प्रभाव को कई तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम ये मान लीजिए नाम ले लेते हैं हम इसका, ए इंटेलिजेंस है, बी जो है, बी मान लेते हैं कि एससीएस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, और सी मान लेते हैं जेंडर है, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं और डी जो डीवी है वो मान लेते हैं एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट है, ये मान लिया हमने कि एकेडमिक अचीवमेंट है। तो हम इसका प्रभाव देखिए कैसे देख सकते हैं। इंटेलिजेंस का प्रभाव एकेडमिक अचीवमेंट पे देखा जा सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव एकेडमिक अचीवमेंट पे देखा जा सकता है, जेंडर का प्रभाव एकेडमिक अचीवमेंट पे देखा जा सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इंटरेक्शन इफेक्ट देखा जा सकता है, इंटेलिजेंस एंड जेंडर का इंटरेक्शन इफेक्ट देखा जा सकता है, ठीक है। एससीएस और जेंडर का इंटरेक्शन इफेक्ट देखा जा सकता है एकेडमिक अचीवमेंट पे, और तीनों का इंटेलिजेंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर, इन तीनों का इंटरेक्शन इफेक्ट हम एकेडमिक अचीवमेंट पर देख सकते हैं। तो जब हमारे पास इस प्रकार का वेरिएबल्स होते हैं कि 3 वेरिएबल्स हमारे पास आईवीज हों और एक वेरिएबल डीवी हो, तो हम थ्री वे अनोवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, थ्री वे अनोवा में अगर हम डेटा का अरेंजमेंट देखें तो हमें कैसे दिखेगा। ये मान लीजिए ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमने क्या किया, ए वेरिएबल का एक कॉलम बनाया, A2 का बनाया, A3 का बनाया। मान लीजिए इंटेलिजेंस के 3 लेवल्स हैं, हाई, एवरेज एंड लो। तो हमने इसको A1 नाम दे दिया, इसको A2 नाम दे दिया, इसको A3 नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से एससीएस के मान लीजिए 3 लेवल हैं, हाई, एवरेज एंड लो। तो इसको A1, इसको B1 नाम दे दिया, इसको B2 नाम दे दिया, इसको B3 नाम दे दिया। और जेंडर मान लीजिए 2 हैं, मेल एंड फीमेल। तो इसको हमने मान लीजिए B1 नाम दे दिया, इसको C1 नाम दे दिया और इसको C2 नाम दे दिया, लाइक दिस। तो हमने इनको इस तरीके से A1, A2, A1, A2, A3, ये 3 हो गए हाई इंटेलिजेंट वाले बच्चे हो गए, ये एवरेज इंटेलिजेंस के बच्चे हो गए, ये लो इंटेलिजेंस के बच्चे हो गए, ठीक है। ये हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हो गए, ये एवरेज मॉडरेट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हो गए, और ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हो गए, ठीक है। और ये जो कॉलम है, ये इसमें C1 है, मान लेते हैं हम मेल। तो ये लड़के, ये लड़कियां, ये लड़के, ये लड़कियां, ये लड़के और ये लड़कियां। तो ये जो डिजाइन है एनोवा का, ये क्या कहलाएगा, 3x3x2 फैक्टोरियल डिजाइन कहलाएगा, ठीक है। ये 3x3x2 फैक्टोरियल डिजाइन कहलाएगा।
ये 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन हो सकता था अगर हमने इंटेलिजेंस के 2 लेवल लिए होते और एसीएस के भी 2 लेवल लिए होते हो, तो 2 लेवल सबके हो जाते तो 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, 3-वे अनोवा में इसी तरीके से या तो वो 2x2 हो सकता है या 2x3 हो सकता है, मतलब कोई भी परम्यूटेशन का वो कोई भी तरीके से हम ले सकते हैं। मतलब ए के जितने लेवल्स हैं वो पहले उसमें आ जाएंगे, बी के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और सी के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये फैक्टोरियल डिजाइन हम बता सकते हैं कि जो हम अनोवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फैक्टोरियल डिजाइन क्या है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि डेटा का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें इस सेल में ये एक सेल है, इन सेल्स के नाम हो गए, जैसे ये A1 है ना, A1 है, B1 एंड C1 ये सेल हो गया। यहाँ पे C2 हो गया तो A1 B1 C2 हो गया। यहाँ पे B2 आ गया तो A1 B2 C1। इसी तरीके से सारे सेल्स के नाम हो गए, ये और ये और ये। ठीक है, तो जैसे इस सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का नाम होगा A2 है, इसमें B2 है एंड C2 है। तो इसी तरीके से सारे सेल्स के अपने नाम हो गए। अब इसमें क्या किया हमने कि इस जो ये वाला सेल है इसमें उन बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट को रखा जो हाई इंटेलिजेंट हैं, जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं और जो मेल हैं। यहां पे उन बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट रखा जो हाई इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं लेकिन गर्ल्स हैं। इसी तरीके से हर एक सेल में हमने डेटा को अरेंज कर लिया। ठीक है, अरेंज क्लासिफिकेशन डेटा का हमने इस तरीके से कर लिया। तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, ये एक्स टेबल कहलाएगी या स्कोर्स की टेबल कहलाएगी। ठीक है, इसी में हम टेबल अगर बड़ी सी बना लें तो हम स्क्वायर टेबल भी बना सकते हैं, है ना। तो यहीं पे हम स्क्वायर टेबल बना सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर टेबल हो जाए ये वाली इसी में, या अलग से टेबल बना सकते हैं और उससे हम स्क्वायर वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए अब क्योंकि यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स को गणना नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको मैनुअली करना बहुत मुश्किल काम है। इसको किसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही किया जाता है, क्योंकि मैनुअली करना आपके पास मान लीजिए 100 भी हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे वो होंगे, फिर इतने सारे स्टेप्स में कैलकुलेशन कहीं ना कहीं एरर हो सकती है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कर तो सकते हैं मैनुअली, पहले सब लोग 3-वे अनोवा भी मैनुअली लगाते थे, है ना। कैलकुलेटर जब आए तो कैलकुलेटर का हेल्प लेना शुरू किया, कंप्यूटर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए इनका मैनुअल करने का ज़्यादा तरीका नहीं बताया, मैं केवल यहाँ कॉन्सेप्चुअली आपको बताना चाहता हूँ कि 3-वे अनोवा होता क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो डेटा का अरेंजमेंट करने के बाद मैंने स्टेप्स बताए हैं, है ना। अगर आप मैनुअली लगाना चाहते हैं तो बुक्स ले लीजिए स्टैटिस्टिक्स की, और इन स्टेप्स में कौन से फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले आप रखते जाइए और आप इन स्टेप से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि छोटे से एक 20-25 मिनट के वीडियो में, है ना, ये सारे स्टेप्स विद फॉर्मूला बताना मुश्किल है, इसलिए मैं केवल आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि हमें करना क्या क्या होता है। तो इसमें हमें करना क्या क्या होता है, जैसे हम 1-वे अनोवा में निकालते हैं करेक्शन टर्म निकालते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे निकालना पड़ता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जैसे 1-वे अनोवा में SST बराबर किसके होता है। ठीक है, आपको मालूम है कि SST हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं SST में। SST हमेशा 1-वे अनोवा में SST बराबर होता है SSB प्लस SSW के। ठीक है, 2-वे अनोवा में क्या होता है, इस SSB के हिस्से हो जाते हैं, है ना, SSW वही रहता है। तो SST 2-वे में क्या होता है, 2-वे एनोवा में SST बराबर हो जाता है SSBA SSBB प्लस SSBA इंटू B प्लस SSW। मतलब ये SSB के ही 3 हिस्से हो जाते हैं, है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो है ना, SST सम ऑफ स्क्वायर टोटल हमेशा किसके बराबर होता है, SSB प्लस SSW के बराबर। ये आप जानते हैं, 1-वे अनोवा के लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने, 2-वे अनोवा के लेक्चर में भी बताया था। 2-वे में क्या होता है कि SSB 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। मतलब A वेरिएबल के लिए सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन
बी वेरिएबल के लिए सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड ए इंटू बी के इंटरेक्शन के लिए है ना सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, और प्लस एस एस डब्ल्यू इसके बराबर एस एस टी हो जाता है। तो इसीलिए हम जो एमएसबी निकालते हैं, एमएसबी में क्या होता है, इस एसएसबी को इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, इसकी एमएसबी एसएसबी को इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं और इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं। तो एमएसबी आ जाता है, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं, तो एमएसडब्ल्यू आ जाता है। और आप जानते हैं कि एफ रेशियो का फॉर्मूला होता है एमएसबी अपॉन एमएसडब्ल्यू। तो एमएसबी हमने यहां से निकाला, तो 3 एमएसबी हमारे पास आ जाते हैं। तो 3 एमएसबी को जब हम बार बार इससे एसएसडब्ल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 एफ रेशियोज आते हैं। इसी तरीके से जब हम 3 वे अनोवा लगाते हैं तो हमारे पास 7 एफ रेशियोज आते हैं। कैसे? पहला एफ रेशियो आता है इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल ए का इंडिपेंडेंट इफेक्ट बताएगा ये एफ रेशियो। दूसरा बताता है इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल बी। तीसरा बताता है इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल सी। चौथा बताता है इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ ए इंटू बी। पांचवा बताता है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए इंटू बी। पांचवा बताता है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए इंटू सी। छठा बताता है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ बी इंटू सी। सातवां बताता है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 एफ रेशियोज निकलते हैं। तो एक बार में 3 वे अनोवा से 7 हाइपोथेसिस टेस्ट हो सकती है ना, क्योंकि 7 प्रभाव बता देता है। तो इस प्रकार से 7 हाइपोथेसिस हम 3 वे अनोवा से टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो बात कर रहा था कि 3 वे अनोवा में एसएसबी के कितने हिस्से होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 7 निकाल सकता है एफ रेशियोज, तो इसका मतलब एसएसबी के 7 हिस्से होंगे। तो वो किस प्रकार से होंगे, देखिए 3 वे अनोवा में एसएसबी के 7 हिस्से कौन कौन से होते हैं। देखिए एसएसटी बराबर किसके होता है ये आप जानते हैं, एसएसटी इज इक्वल टू एस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन प्लस सम ऑफ स्क्वायर विद इन। तो यहां पे 3 वे अनोवा में एस एस टी बराबर हो जाता है एस एस बी ए, एस एस बी प्लस एस एस बी सी प्लस एस एस बी ए इंटू बी प्लस एस एस बी ए इंटू सी प्लस एस एस बी बी इंटू सी प्लस एस एस बी ए इंटू बी इंटू सी प्लस एस एस डब्ल्यू। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हो गए। एस एस बी इज डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 सोर्सेज ये होते हैं और 8वां सोर्स विद इन होता है, सोर्स ऑफ वेरिएंस। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब इनके एमएसबीज निकाल लेते हैं और इसका एमएसडब्ल्यू निकाल लेते हैं, तो इस एमएसबी को एसएसडब्ल्यू से भाग देते हैं तो पहला एफ रेशियो आ जाता है। इसके एमएसबी से एमएसडब्ल्यू को एमएसडब्ल्यू से भाग देते हैं तो दूसरा आ जाता है, इससे तीसरा आता है, इससे चौथा आता है। इस तरीके से हम 7 एफ रेशियोज 3 वे अनोवा में निकाल सकते हैं। तो इन सबको निकालने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो 7 चीजें हमें निकालनी है। तो ये कुल मिलाकर 16 स्टेप्स में आता है। पहले हम करेक्शन टर्म निकालते हैं, जैसे 1 वे में निकालते हैं, 2 वे में निकालते हैं, वैसे ही करेक्शन टर्म यहाँ निकाला जाता है। फिर उसके बाद एसएसटी निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकालते हैं। तो जैसे एसएसटी वहाँ निकाला जाता है वैसे ही हम यहाँ पे निकालते हैं। फिर एसएसबी ए निकालते हैं, फिर एसएसबी बी निकालते हैं, फिर एसएसबी सी निकालते हैं, फिर एसएस सेल्स निकालते हैं। देखिए 2 वे अनोवा में आपने देखा होगा 2 चीजें होती हैं, एक होता है एसएस सेल्स और एक होता है एसएस ए इंटू बी। या तो एसएस सेल निकालना पड़ता है हमें ए इंटू बी निकालने के लिए। तो एसएस सेल्स ए बी निकालते हैं, उसके बाद एसएस ए इंटू बी निकालते हैं। ये वाला निकालने के लिए हमें एक चीज ये और निकालनी पड़ती है, उसके बाद निकल पाता है। ठीक है, तो उसके बाद एसएस बी ए इंटू बी निकाल लिया, फिर एसएस बी ए इंटू सी निकालने के लिए एसएस बी ए सी निकालते हैं, ये एसएस सेल्स कहलाता है, ये निकाल लेते हैं। फिर एसएस बी ए इंटू सी निकाल लेते हैं, फिर एसएस बी सेल्स बी सी निकाल लेते हैं, फिर एसएस बी बी इंटू सी निकाल लेते हैं, है ना। फिर एसएस बी बी सी निकालते हैं,
सेल्स के लिए, फिर SSB ABC निकालते हैं सेल्स के लिए, उसके बाद SSB A इंटू B इंटू C निकाल लेते हैं, उसके बाद SSW निकाल लेते हैं, उसके बाद समरी बनाते हैं, समरी में अभी बताता हूँ समरी कैसे बनाते हैं, और उसके बाद इंटरप्रिटेशंस करते हैं इसके F रेशियोज के। देखिए इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद यहां से फिर आगे समरी बनाते हैं। समरी में क्या होता है, देखिए आपको बताया मैंने कि इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, है ना। SST किससे मिलकर के बना है, तो वो सोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। तो SST बराबर होता है SSW, और ये सब मिलाकर के क्या कहलाते हैं, यहां से और यहां तक ये सब क्या है, ये SSB है, ठीक है, ये सभी SSB है, ये सारे SSB हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, SSB A, SSB B, SSB C, SSB A इंटू B, SSB A इंटू C, SSB B इंटू C, SSB A इंटू B इंटू C और SSW, ठीक है। ये एक SSW है और ये SST है। इन दोनों का टोटल किसके बराबर हो जाता है, जब दोनों को जोड़ देते हैं हम तो SST के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे तो सोर्स लिख दिया, यहाँ आपने स्टेप्स में वैल्यूज निकाली होंगी, ठीक है, उन वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए, है ना। ये वैल्यू सारी आपने यहाँ पे निकाली हुई है, इन वैल्यूज को रख दीजिए। इसके बाद इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, जैसे 2वे में ANOVA में डिग्री ऑफ फ्रीडम ली जाती है, ठीक वैसे ही ली जाती है। A-1, जैसे यहाँ पे A के 3 लेवल्स हैं, A1, A2, A3, तो 3-1 यहाँ पे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है B-1, B के 3 लेवल्स हैं, B1, B2, B3, तो इसका मतलब 3 में से घटाएंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। फिर C के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, C के 2 लेवल्स हैं, C1 एंड C2, तो ये C1, C2, इसका मतलब 2-1 1 हो जाएगा। अब A इंटू B के, देखिए यहाँ पे A के डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई थी और B की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई थी, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 हो जाएगी। A इंटू C की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 थी और A की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे BC के लिए B की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-1 2 थी और C की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2-1 1 थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसकी 2 इंटू 1 2 हो जाएगी। अब इन तीनों का, जो ये तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम आई, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इस केस में 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 दूनी 4 और 1 इंटू 1 4 रहेगी, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 4, n माइनस के, ठीक है। n माइनस के का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और n, अब अगर हम ये मान लें कि सब में 10 10 है तो 180 हो गया, 180 में से 18 घटा दीजिए तो 162 आ गया, तो 162 यहाँ पे। तो जितना भी आपका n है, n में से नंबर ऑफ सेल्स घटा दीजिए और इसमें n-1 कर दीजिए, तो यहाँ पर भी वही तरीका होता है कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम सही लिया है, इसका चेक है। चेक क्या है कि जैसे अभी इस एग्जाम्पल को हम लें तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हर एक में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका एग्जाम्पल आपको बताएगा कि A के लेवल्स कितने हैं, B के कितने हैं, C के कितने हैं, और उसी हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी। तो इस केस में यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें A के 3 लेवल्स हैं, तो 3-1 इज इक्वल टू 2 हो गई, इसके भी 3 लेवल्स हैं तो 3-1, ये भी 2 हो गई, इसके 2 लेवल्स हैं तो ये 1 हो गई। अच्छा, ये निकाल चुके हैं हम, A-1 की वैल्यू 2 है इंटू 1, इसकी मतलब इस 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गई, ये हो गई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गई, यहाँ पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गई, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 हो गई। अच्छा, यहाँ पे 180 माइनस 18, अभी मैंने बताया था कैलकुलेट करके, 18 सेल्स है तो 18 घटा दीजिए, तो ये हो गई 162 और यहाँ पे 180 माइनस 1 इज इक्वल टू 179 हो गई। अब देख लेते हैं 179 टोटल आता है कि नहीं। 162 4 66 67 68 69 70 और 4 74 1 75 76 77 78 79 179, इसका मतलब हमने जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली है वो ठीक है।
ठीक है, अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल लिया। अब एमएस निकालेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। एमएस का मतलब क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, इस एसएसबी को, इसकी एसएसबी ए को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो एसएसबी एमएसबी ए, ठीक है, एमएसबी ए ये कैसे आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, एमएसबी बी कैसे आएगा, एसएसबी बी डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम बी, इसको इससे भाग दे। ठीक है, एमएसबी सी आएगा, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसको इससे 1 से भाग देते हैं। ठीक है, एमएसबी ए इंटू बी आएगा, ये जो वैल्यू आई है उसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग दे दीजिए। एमएसबी ए इंटू सी आएगा, ये जो वैल्यू आई है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, उससे भाग दे दीजिए। एमएसबी बी इंटू सी आएगा, ये जो वैल्यू आई है इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा एमएसबी ए इंटू बी इंटू सी, ये कैसे आएगा, इसकी जो वैल्यू आई है उसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, उससे भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा। एसएसडब्ल्यू की जो वैल्यू आई है उसको 162 से डिवाइड कर दीजिए, तो एसएसडब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एसएसडब्ल्यू आ गए और एमएस ए बी, एमएस ए, एमएस बी ए, एमएस बी बी, एमएस बी सी, एमएस बी ए इंटू बी, एमएस बी ए इंटू सी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई, एमएस वैल्यूज आ गई और एसएसडब्ल्यू आ गया, एमएस बी आ गया और एसएसडब्ल्यू आ गया। तो एमएस बी ए को एमएसडब्ल्यू से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो एफ रेशियो कहलाएगा। ऐसे ही एमएस बी को एमएसडब्ल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो एक दूसरा एफ रेशियो आ गया, ये यहाँ तीसरा एफ रेशियो आ जाएगा। एमएस बी ए इंटू बी को एमएसडब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो चौथा आ जाएगा, ए इंटू सी को एमएसडब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो 5वां आ जाएगा। इसको बी इंटू सी की जो वैल्यू है एमएस बी की, यहाँ जो कैलकुलेट हुई है उसको एमएसडब्ल्यू से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये छठा एफ रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पे एमएसबी ए इंटू बी इंटू सी को जब एमएसडब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7वां एफ रेशियो आ जाएगा। तो हमारे पास 7 एफ रेशियो आ गए। अब इसमें से कुछ सिग्निफिकेंट होंगे, कुछ इनसिग्निफिकेंट होंगे, सारे भी इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब पता नहीं है आपकी प्रॉब्लम जैसी होगी उसके हिसाब से, जैसा डेटा होगा उसके हिसाब से निकलेगा कि सिग्निफिकेंट आते हैं। तो जो सिग्निफिकेंट आता है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मान लीजिए सारे सिग्निफिकेंट आए तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, है ना, देयर इज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल ए क्या था, इंटेलिजेंस, है ना, वेरिएबल्स के नाम क्या थे। अब इनके इंटरप्रिटेशंस कैसे करेंगे हम, जैसी भी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, वो डायरेक्शनल है या अल्टरनेटिव नॉन डायरेक्शनल है, सॉरी डायरेक्शनल नहीं होगी इसमें, नॉन डायरेक्शनल ही होगी नल हाइपोथेसिस तो। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है नॉन डायरेक्शनल, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इनका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो ए का मतलब क्या है वेरिएबल्स में, ये आईवीज हैं, ठीक है, और ये डीवी है। तो ए का मतलब इंटेलिजेंस, बी का मतलब यहां पे क्या है, ए का मतलब है इंटेलिजेंस, बी का मतलब मान लीजिए एससीएस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और सी का मतलब है जेंडर, और ये है एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट मान लेते हैं। अब इनके इंटरप्रिटेशंस क्या होंगे, मान लीजिए ये यहाँ पे स्टार लगने का मतलब क्या है, एक स्टार है तो 0.05 पे सिग्निफिकेंट है, वो आप जैसा भी तरीका इस्तेमाल करें, ग्रेटर देन लोअर लेसर देन का निशान इस्तेमाल करें, या सिग्निफिकेंस का लेवल यहाँ पे लिख दें, ये आपकी चॉइस है, या स्टार लगा करके और यहाँ पे लिख दीजिए एक स्टार का मतलब क्या है, 2 स्टार का मतलब क्या है, किसी स्टार का कोई स्टार नहीं है तो इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जैसे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इंटेलिजेंस का प्रभाव एकेडमिक अचीवमेंट पर पड़ता है। ठीक है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। ये भी अगर सिग्निफिकेंट है तो हम कहेंगे देयर इज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एससीएस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। ये भी सिग्निफिकेंट है तो हम कहेंगे देयर इज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। अगर मान लीजिए ये भी सिग्निफिकेंट है तो ये कौन सा है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हो गए, तो हम कहेंगे इंटेलिजेंस, देयर इज ए इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट।
ये अगर सिग्निफिकेंट आता है तो हम कहेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड जेंडर ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। ये भी सिग्निफिकेंट आता है तो हम कहेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सोशियो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन जेंडर। ये भी सिग्निफिकेंट आ जाता है तो हम क्या कहेंगे देयर इज there is a significant interaction effect of intelligence, socio-economic status and gender on academic achievement। और जो इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा उसका इंटरप्रिटेशन वैसे हो जाएगा, जो सिग्निफिकेंट आ जाएगा उसका इंटरप्रिटेशन उस तरीके से हो जाएगा। टेबल ठीक वैसे ही देखी जाती है जैसे कि हम 1 वे और 2 वे के लिए देखते हैं। तो अगर टेबल देखना है, सीखना है, तो आप मेरा 1 वे अनोवा का लेक्चर है उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ शॉर्ट पीरियड में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। तो जैसे टेबल हम वहाँ पे देखते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 and 162। इसके लिए 2 and 162 पे देखेंगे, इसके लिए 1 and 162 पे देखेंगे, इसके लिए 4 and 162 पे देखेंगे, इसके लिए 2 and 162 पे देखेंगे, इसके लिए 2 and 162 पे देखेंगे और इसके लिए 4 and 162 पे देखेंगे। तो टेबल वैल्यू से के बराबर या उससे ज़्यादा एफ की वैल्यू आती है तो अंतर सार्थक होता है, और अगर उससे कम आती है तो अंतर असार्थक होता है। इस प्रकार से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।